हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है एयू कैंपस पे। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले दिन से ही कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ने लग रहे थे इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमने आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। देखिए हम इस बात को समझते हैं कि हम चीज़ को बहुत ब्रॉड में बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हैं, ना हम उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा प्रयास तो सिर्फ इतना रहता है कि आप हम जितना बताते हैं अगर उतना सीख लेंगे तो आपकी जो समझ है वो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होगी। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है और मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत वो करके आप लोगों को पढ़ाऊँ। मैं आपको तो इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम की दृष्टि से कौन इंपॉर्टेंट है और आप उसको समझ पाएँ। बस मेरा इतना सही उद्देश्य है। देखिए हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पहले तो उसी क्रम को हमने आपको बताया था दोस्त। देखिए 3 कंसेप्ट हैं आपके अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे टोटल यूटिलिटी होता है, एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है और एक एवरेज यूटिलिटी होता है। इसको आप जितने जल्दी जितने बेहतर ढंग से समझ पाएंगे आपके पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की पकड़ उतनी बेहतर होगी। इसका ना उपयोग केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 में है, बल्कि इसका सीधा उपयोग आपके ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 में। आप आगे जाएंगे तो ये टोटल प्रोडक्शन में चेंज होगा और ये मार्जिनल प्रोडक्शन में चेंज होगा और ये एवरेज प्रोडक्शन में चेंज होगा। वहीं आप यूनिट 3 में जाएंगे तो ये टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट में चेंज होगा। वहीं यूनिट 4 में जाएंगे तो ये टोटल रेवेन्यू में चेंज होगा और ये मार्जिनल रेवेन्यू में चेंज होता जाएगा। वहीं अगर आप इसके बाद ये तो 4 यूनिट में तो ये हर जगह चेंज होते आएंगे ही। अगर वहीं हम आपसे बात करें अगर वहीं हम आपसे बात करें दोस्त पेपर थर्ड में, तो पेपर थर्ड की जो पहली यूनिट है जिसमें आपको कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने होंगे, जहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ना होगा, वहाँ पे भी इसका उतना ही यूज होगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने इसको आपको बहुत सारे सिंपल एग्जाम्पल के लेके थ्रू समझाया था। आज एक बार फिर इसी कंसेप्ट को रिपीट करेंगे और एक छोटा सा नियम बताएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि देखिए एक चीज़ शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, बहुत शार्ट चीज़ें। ये आप लोग अपने से आसानी से पढ़ पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम आपको 2-3 चीज़ें बता दे रहे हैं जिसको आप आसानी से घर पे पढ़ पाएंगे। हम छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सबके पास बुक है, आप बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम ये तीनों कंसेप्ट आज ऐसा क्लियर करेंगे कि आप लोगों को आगे कभी दिक्कत ना होने पाए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है घर पे, इसके बाद जब हम अगले लेक्चर लेंगे मतलब कल परसों में, तो सीधे हम इन डिफरेंस कर में आ जाएंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन आज का ही बेसिक कंसेप्ट का ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मांग का नियम एक बार देख लीजिएगा बुक से। देखिए मांग का नियम क्या है, पहले आप जान लीजिए मांग क्या होती है। तो किसी वस्तु को जब हम परचेज करते हैं, देखिए किसी वस्तु को जब हमें खरीदने की इच्छा होती है, जैसे मान लीजिए हम बाजार से जा रहे हैं, हमने देखा कि ये पैंट हमें अच्छा लगा, तो उस वस्तु को खरीदने की हमें इच्छा हुई। लेकिन दोस्तों वो मांग तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं होगी। मतलब अगर हम स्पार्की का पैंट लेना चाह रहे हैं और हमारे पास उतना बैलेंस नहीं है, हम ली का नहीं ले पा रहे हैं, तो वो ली के लिए हमारे लिए कोई मांग नहीं होगी। लेकिन हमारी अगर परचेजिंग पावर है उतनी, तो हम अगर ली का पैंट परचेज कर सकते हैं, तो उसके लिए वो हमारे लिए उस वस्तु की मांग होगी। इस बात को आप समझ लेंगे। सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिएगा और ये 2 चीज़ पढ़ लीजिएगा कि मांग का नियम आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बुक से। मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए मांग का नियम ये होता है कि अगर अन्य बातें समान रहें, जैसे इनकम वगैरह कोई इफेक्ट ना हो, फैशन का कोई इफेक्ट ना हो, आपकी विशेष रुचि का इफेक्ट ना हो, तो जो जो डिमांड होती है, मान लीजिए कोई वस्तु डी है, कोई मान लीजिए कोई वस्तु एक्स है और उसकी जो इस वस्तु की डिमांड है एक्स और उसका प्राइस है इसी वस्तु का पी। ये एक्स कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, इसका डिमांड डी से डिनोट किया गया है और प्राइस पी से डिनोट किया गया है, और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जैसे इनकम वगैरह सब कांस्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि इसमें रिवर्स रिलेशनशिप होगा, विपरीत संबंध होगा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घटेगी, और अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी। इतना सा नियम है। इसको आप लोग और डिटेल से पढ़ लेंगे अपनी अपनी बुक से और बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 चीज़ और पढ़ना है आपको, वो जो हर जगह भी और काम आएगा आगे जितने जितने समय भी आप पढ़ेंगे। इसमें 2 आपको गुड्स पढ़ना, 2 वस्तुओं के बारे में जानना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। पहली वस्तु तो देखिए आपके पास ये है, पहली वस्तु एक है आपकी स्थापन्य गुड्स। स्थापन्य गुड्स का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, स्थापन्य गुड्स क्या होती है। देखिए इसको बात को भी मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए ये देखिए किसी एक्स वस्तु की मांग है
और ये उसका मूल्य है। मान लीजिए इसका वाई से डिनोट कर रहे हैं उसका मूल्य, ये एक्स एक्सिस है। देखिए जब भी आप डायग्राम बनाएं इकोनॉमिक्स में तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखें और यहाँ पे वाई एक्सिस लिख दें। इसमें कोई आपको कुछ जाएगा नहीं, ये आपके मार्क्स पे ही प्रभाव डालेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले आपको ये दिखा दें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाते हैं, बताइए किससे, एक्स एक्सिस से, और जो परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस से। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। देखिए परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट गुण या स्थानापन्न गुण क्या होती हैं कि मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इसमें एक वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वह दूसरे वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे देखिए इसका जो कर्व बनता है वो इस शेप में बनता है। इस शेप का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी वस्तु की प्राइस पी है और इसकी क्वांटिटी क्यू है, ठीक है ना। अगर 1 रुपये में इसकी एक क्वांटिटी मिल रही है और यहाँ पे कोई वस्तु P2 है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु P2 है तो यहाँ पे जो है इसका इसका प्राइस P2 है, क्वांटिटी Q2 है, तो इन दोनों में कोई म्यूचुअल रिलेशन से मतलब ये दोनों परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी। परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि आप बात को बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेकेंड देखिए, पहले अभी इस डायग्राम को करते हैं साइड में, यहाँ पे लगाते हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम को कर दिए साइड में। और अब हम लोग पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है कि जब किसी एक वस्तु के मूल्य में कमी हो और वह दूसरी वस्तु के मांग में भी कमी ला दे तो ऐसी वस्तुओं को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। मसला क्या है, मसला बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं चाय और कॉफ़ी का। सबसे सफिशिएंट एग्जाम्पल है, एक मान लीजिए चाय है और एक है कॉफ़ी। इसी दो एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ जाएंगी। देखिए इसका मतलब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, अरे नाम से भी स्पष्ट है कि स्थानापन्न है, मतलब एक स्थान के एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जाए, उसके स्थान पर हटाया जाए। अगर मान लीजिए कि चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई, अगर मान लीजिए चाय का मूल्य 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो गया तो इसकी मांग घट जाएगी और इसकी जगह पे लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। इसकी मांग घटेगी, इसकी मांग बढ़ जाएगी। बात को समझिएगा। जैसे ही एक वस्तु का मूल्य इसका मूल्य घटा, अगर इसका मूल्य चाय का मूल्य घटा मेरे प्यारे दोस्तों तो इसकी डिमांड भी, जैसे इसका मूल्य घटा, किसी वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु के मांग में भी कमी ला देगी। जैसे देखिए अगर इसका मूल्य घटा, बात को बहुत दिमाग से समझिएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही इसका मूल्य कम होगा, इसमें बात को बहुत इत्मीनान से बस इतना समझना, जैसे एक वस्तु की मूल्य में कमी होगी, इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु के मांग में कमी ला दे तो ऐसी वस्तुएं परस्पर स्थापन या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। मतलब ये हुआ, आप इस बात का बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से बस सुन लीजिए एक बार। देखिए जैसे मान लीजिए चाय का मूल्य घटा, एकदम स्पष्ट एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लीजिए चाय पहले 10 रुपये मिल रही थी और कॉफ़ी भी 10 रुपये की मिल रही थी। अब चाय का मूल्य 10 रुपये से घटकर 5 रुपये हो गया, चाय का मूल्य घटा। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो, 10 से घट के 5 हो, तो दूसरी वस्तु के मांग में भी कमी लाएगी, तो ऐसी वस्तुएं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होंगी। अब जो कॉफ़ी है अभी भी 10 रुपये की है, लेकिन वहीं चाय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 से घटकर 5 हो गई, तो लोग इसकी डिमांड कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी प्राइस उतनी ही है जबकि चाय की प्राइस 10 से घटकर 5 हो गई है। बात समझ में आ गई कि मतलब इसकी प्राइस 10 से 5 हुई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, मतलब उससे और कम हो जाएगी। तो इसकी डिमांड तो बढ़ गई, किसी वस्तु के मूल्य में कमी हुई, इसके मूल्य में कमी हुई, इसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन इसकी डिमांड तो कम हो गई। अब तो वही कह रहा है कि यदि किसी एक वस्तु के मूल्य में कमी हो और वह दूसरे वस्तु की मांग में भी कमी ला दे तो ऐसी वस्तुओं को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। अब इस डायग्राम पे आइए, देखिए इस डायग्राम पे अब आइए, दूसरा पेज लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा डायग्राम, ये समझना है आपको। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स की मांग है और ये वाई वस्तु का मूल्य है, ये वाई वस्तु का मूल्य है, बताइए क्या है, प्राइस है। इसमें इसका कर्व सीधे ऐसे बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 0 है और यहाँ पे प्राइस P है, तो ये 0 और P प्राइस पे कोई मान लीजिए इसकी क्वांटिटी Q है, और जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ी, इसकी प्राइस P2 हुई और इसकी क्वांटिटी तब फिर यहाँ पे Q2 हो जाएगी। इसका मतलब प्यारे दोस्तों सिंपल ये समझना आपको है कि जैसे किसी वस्तु इसकी प्राइस बढ़ के यहाँ पे गई P1 हुई तो यहाँ पे वो Q ना खरीद के Q2 क्वांटिटी खरीदेगा, या Q अगर यहाँ पे लिखे तो यह Q1 क्वांटिटी खरीदेगा। बस आपको इतना ही समझना है इसमें। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी एक और गुड्स के बारे में, जो है
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो तो वह दूसरे वस्तु के मूल्य, अगर एक वस्तु के मूल्य में कमी हो तो वह दूसरे वस्तु के मूल्य में वृद्धि लाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेके इस बात को भी समझाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हम एग्जांपल आपको देते हैं डीजल और कार और पेट्रोल का। देखिए कार और पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कार की प्राइस घट जाती है, कार पहले 1 लाख में मिलती है, अब 50,000 में मिलने लगी। अगर कार की प्राइस घट रही है 1 लाख से 50,000 हो रही, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग ये समझिए कि कार जो है कार को ज़्यादा लोग खरीदेंगे और उस स्थिति में पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। बस यही है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरा गुड्स। लेकिन अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, चाय और काफ़ी सब्स्टिट्यूट थी, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये दोनों काम कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसमें ये समझिए कि अगर एक के बिना एक का काम पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल के बिना जो है कार नहीं चलेगी। इससे 50 उदाहरण आप दे सकते हैं, बिजली और पंखा का ले लीजिए, लेफ्ट और राइट शूज़ ले लीजिए, जितना भी एग्जांपल चाहें आप इसकी कलम और स्याही ले लीजिए, बहुत सारे सफिशिएंट एग्जांपल मिल सकते हैं। आपको बस इतना समझना, अगर एक वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है, अगर एक वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है तो दूसरे वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि लाती है तो ऐसी वस्तुओं को कॉम्प्लीमेंट्री या पूरा गुड्स कहते हैं। ठीक है। और एक विशेष गुड्स होती है गिफन गुड्स। ये एक लंबा कंसेप्ट मैं अगले समय में किसी दिन आपको समझा दूंगा। देखिए और उसके बाद इसके बाद आप लोग एक सामान्य गुड्स होती है, एक इन्फीरियर गुड्स होती है। इसको भी आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ये किसी वस्तु की मांग और डिमांड पे डिपेंड करता है, बुक से आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि सामान्य गुड्स या इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी इनकम 100 रुपये है तो हमारे लिए नॉर्मल गुड्स हो सकती है, लेकिन जिनकी इनकम 1 लाख है उनके लिए वो गुड्स बताइए क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स होगी। आप अपने बैच में ही देख लीजिए, हमारे बैच में बहुत सारे लोग हैं जो ली का पैंट पहनते हैं, इंटीग्रिटी का पैंट पहनते हैं, तो उनके लिए जो यहाँ पे मतलब रोड साइड पे लगे हुए हैं उनके लिए ये इन्फीरियर गुड्स होगी। लेकिन आप ऐसे समझिए जो हमारे छोटे भाई या बहन मतलब ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, अगर कम में काम है तो उनके लिए वो सामान्य गुड्स होगी। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए वो इन्फीरियर गुड्स होगी। तो ये आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, उसका डायग्राम भी देख लीजिएगा। इन दोनों का डायग्राम भी सेम ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए देखिए नॉर्मल गुड्स का ऐसे बनेगा, नॉर्मल गुड्स का आपका ऐसे बनेगा और इन्फीरियर गुड्स का जस्ट आपका डिमांड वाला करो बनेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों करो आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हम आपको बस एक चीज़ और समझाने के उद्देश्य से आज ये वीडियो बना रहे हैं, वही चीज़ हम आपको समझा लें बस, उसके बाद कुछ हमें करना नहीं है। हम सीधे उसके बाद इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएंगे इसके बाद, और आप लोग डिमांड वगैरह पढ़ लीजिए। देखिए हम आपको ऐसे एग्जाम्पल से सटीक एग्जाम्पल से चीज़ को समझा रहे हैं कि आप लोग बस सुनते रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात हमने आपको एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उसके बाद से एवरेज यूटिलिटी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। मूलतः दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आपको सिर्फ सुनना है। देखिए मैं ऐसा एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आप लोग जैसे मान लीजिए, इसमें ये भी समझना जरूरी है ना, तो सटीक एग्जाम्पल से अपने व्यवहारिक जीवन में कोरिलेट करके समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप गए अपने ससुराल गए भाई, और आपको लगी है भूख। अब इस बात को कहीं लिखना थोड़ी ना है, तो हमें समझना है। लिखना भी कैसे हो तो पता चल ही जाएगा, अभी वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन समझना है। देखिए वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपको पहले 1 रोटी मिली, आपको भूख लगी थी, उससे आपको टोटल यूटिलिटी 8 यूनिट मिली। आपने कहा हाँ भाई भूख लगी थी तो पहले थोड़ी भूख कम हुई, और जैसे ही आपने दूसरी रोटी पाया आपको थोड़ी सी भूख कम हो गई थी, तो उसी रोटी की आपके लिए उपयोगिता थोड़ी और कम हो गई, 5 यूनिट हो गई। आपने तीसरी रोटी पाया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो आपको उसके लिए उपयोगिता और कम हुई, क्योंकि आपकी भूख और कम हो चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, आपने चौथी रोटी पाया तो उसके बाद आपके लिए उसकी उपयोगिता 0 हो गई, मतलब जब उसे खा लिए बिना मन का। लेकिन पता है आप लोगों को तो पता ही है, ससुराल में स्वागत अच्छी होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्ती खिलाते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा और खा लीजिए, थोड़ा सा और खा लीजिए। और बहुत सारे लोग होते हैं भाई हाँ चलिए क्यों नहीं खा लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं जब इतना सारा प्यार मिलता है, और नतीजा क्या होता है कि उनका रात में पेट ही खराब हो जाता है। तो उस वस्तु से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो उपयोगिता मिलेगी वो नेगेटिव में मिलने लगती है। मतलब उस वस्तु से हमें कोई उपयोगिता नहीं मिली, हमें नेगेटिव में उपयोगिता मिलने लग रही है। तो हमारे प्यारे दोस्तों अब इस बात को लिखेंगे कैसे एग्जाम में कि उपभोग की क्रिया में जो ये
प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के सम को, उसके योग को ही टोटल उपयोगिता कहते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम जोड़ दें दोस्तों तो इससे जो हमें उपयोगिता मिलेगी ये टोटल उपयोगिता आपकी यहीं से निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। अब ये बात आप लोग ये बात समझ पाएँ। ये बात हो गई कन्फर्म टोटल यूटिलिटी के बारे में। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक एडिशनल यूनिट के जुड़ने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से 8 यूनिट मिली, ठीक है ना, पहले से 8 यूनिट मिली लेकिन दूसरे से कितनी मिली 5 यूनिट। इसका सीधा सीधा मतलब बस यही है कि अगर यहाँ से अगर हम इस दो वस्तु की बात करें, सिर्फ दो वस्तु की, तो इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 8 5 13 होगी ना। लेकिन अगर इसकी हम मार्जिनल यूटिलिटी पूछे तो आप इसमें से जो एडिशनल यूनिट से मिला है पहली यूनिट से घटा देंगे। अगर 8 से तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अगर इसी को आप फार्मूला के फार्म में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको फार्मूले के फार्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी बराबर, सॉरी, कि मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। मतलब जितनी टोटल यूटिलिटी मिली और उससे एक पहली वाली कम से जो यूटिलिटी मिली थी उसके अगर इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल। अरे बहुत सीधे शब्द में सुनो ना यार, क्या जरूरत है इतना दिमाग लगाने की। अरे मेरे भाई जो एक एडिशनल, देखिए पहले से 8 मिली और दूसरे से 5 मिली, तो जो एक एडिशनल यूनिट के जुड़ने से उपयोगिता मिली दूसरे से कितनी मिली 5, तो वही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता है। एक एडिशनल यूनिट के जुड़ने से जो उपयोगिता मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर आप और दिमागदार हैं तो और दिमाग लगाइए भाई। देखिए ऐसे कर सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिफरेंशिएशन होती है किसी, बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिफरेंशिएशन होती है किसी, बताइए, टोटल यूटिलिटी की। अगर हम टोटल यूटिलिटी का डिफरेंशिएट कर दें तो एक ही यूनिट का तो नहीं करेगा, और वही एक ही यूनिट का तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। समझ गए बात को। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि एक एडिशनल यूनिट के जुड़ने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बात को समझ गए। अब इसको कर्व से समझते हैं। देखिए इसमें एक कर्व सबसे महत्वपूर्ण है, इस कर्व से समझते हैं बात को। देखिए समझने का प्रयास करिएगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ जाए चीज़ों को, इससे दिक्कत ना। देखिए हम ये बना रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ। देखिए इसको हम यहाँ पे 0 मान ले रहे हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए ग्राफ बनता कैसे एक्चुअल में ये समझिए। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वस्तु की मात्रा है, ये 1 रोटी है, ये 2 रोटी है, ये 3 रोटी है और ये 4 रोटी है। इसी रोटी की मात्रा बढ़ रही है, क्वांटिटी मतलब वस्तु की बढ़ रही है। देखिए यहाँ से क्या होगा, जब आप पहली ही रोटी खाएंगे तो आपकी जो उपयोगिता है वो तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब यहाँ से आप मन से देखिए ये यहाँ से आप, ये जो स्लोप है बहुत मतलब शार्प होगा। यहाँ से यहाँ पे आएंगे फटाक से, इससे उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उपयोगिता तो मिलेगी लेकिन वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक हाईएस्ट पीक पे पहुँच के, यहाँ पे तीसरी रोटी पे हाईएस्ट पीक पर पहुँच के ये धीरे धीरे बताइए क्या होने लगी, बताइए, धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये धीरे धीरे कम होने लगी और यहाँ पे ही आपका संस्थिति का बिंदु ए आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ से पहले 1 यूनिट से उपयोगिता मिली 8, फिर यहाँ से 5 मिली तो यहाँ पे टोटल 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बढ़ेगी तो टोटल कितना हो जाएगी बताइए, 8 5 13। फिर सॉरी यार ये क्या हो गया इसको, और उसके बाद एक और मिलेगी तो फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप फिर यहाँ पे 14 पे ही रहेगा, लेकिन हमने बताया था कि कुछ समय बाद अगर आप 5वीं रोटी ज़बरदस्ती खाते हैं तो उससे माइनस में यूटिलिटी मिलती है तो ये फिर घटने लगेगा और फिर ये ऐसे ऐसे घटने लगता है। अब समझिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये समझिए जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनेगा ऐसे ही। अगर हम यहाँ पे फिर से दिखाएं इस चीज़ को मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो ये दिखा रहे हैं कि ये ऐसे बढ़ रहा है और फिर एक समय बाद घट रहा है और यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी है और यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो यहाँ पे पहले ये बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में हमको ने आपको बताया था कि पहले से 8 मिलता है लेकिन दूसरे से घटने लगता है। तो जहाँ से ये पहली यूटिलिटी से बढ़ता है उससे पहले ही ये घटने लगता है और जहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी के बाद ये घटना शुरू होता है वहीं से मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होने लगता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जहाँ पे ये अपने संस्थिति के बिंदु पर होगा वहीं से ये नेगेटिव में जाने लगता है, मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में मिलने लगती है। ठीक है ना। अब आप इस बात को समझ गए, इस कर्व को बुक से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारी
थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स हम लोग इस बात को समझें। इसके अगले वीडियो में हम लोग सीधे अब एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे और बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैसे लिखना है एग्जाम में, इन सब सारी बातों में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।